नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे अल्फोंस डॉडेट की बेहद प्रभावशाली और क्लासिक कहानी द लास्ट लेसन की गहराइयों में उतरेंगे। इसे हम एक मास्टर स्टडी गाइड के रूप में डिकोड करने वाले हैं ताकि इसके हर एक पहलू और उसके गहरे अर्थ को बिल्कुल क्लियर किया जा सके। तो इस चर्चा को हम मुख्य रूप से इन हिस्सों में कवर करेंगे। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर कहानी का प्लॉट, किरदारों में आए डीप चेंजेस, इसके लिटरेरी थीम्स और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी फाइनल रिव्यू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि इतिहास को समझे बिना ये कहानी अधूरी है। 1870 से 71 यानी 1870-71 का वो दौर याद कीजिए। फ्रैंको प्रशन युद्ध चल रहा था और फ्रांस के दो सबसे अहम जिले अल्सास और लोरेन प्रशिया के हाथों में चले गए थे। जरा सोचिए, रातों रात आपकी सरकार, आपकी पहचान और यहां तक कि आपकी भाषा बदलने वाली हो तो कैसा लगेगा? यही इन दो जिलों के लोगों के साथ हुआ था। युद्ध के नतीजों ने एक नए आदेश को जन्म दिया। 1870 में युद्ध शुरू हुआ और 1871 आते आते बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा झटका वो ऑर्डर था जो बर्लिन से आया कि अब से एल्सैस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि वहां की संस्कृति पर एक सीधा और तगड़ा वार था। अब आते हैं कहानी के मुख्य सारांश पर। यहां से हमारा फोकस शिफ्ट होता है उस आखिरी फ्रेंच क्लास की एक अजीब सी सुबह पर। उस दिन सुबह का माहौल आम दिनों से बिल्कुल अलग था। होता क्या है कि छोटा फ्रांस स्कूल के लिए लेट निकलता है। उसे लग रहा था कि पार्टिसिपल्स याद ना होने की वजह से मास्टर जी से उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। पर स्कूल पहुंचते ही सब कुछ अलग था। वहां एक अजीब सा सन्नाटा था, बिल्कुल किसी संडे की शांत सुबह जैसा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब एम हैमिल पूरी क्लास के सामने उस नए ऑर्डर की घोषणा करते हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस दिन क्लासरूम में जो हुआ वो सच में बहुत गंभीर था। जो पिछली बेंचेस हमेशा खाली रहती थीं, वहां गांव के बुजुर्ग बिल्कुल शांति से बैठे थे। ओल्ड हाउसर अपने साथ एक पुरानी किताब लेकर आए थे और एम हैमिल को देखिए, उन्होंने आम दिनों के कपड़े छोड़कर अपने वो खास फाइन संडे वाले कपड़े पहने हुए थे। पूरी क्लास में सिर्फ एक ही आवाज थी, पेपर पर चलते हुए पेन की। ये खामोशी असल में उस गांव के लोगों का सदमा थी और अपने मास्टर की 40 साल की निष्ठावान सेवा के लिए उनका सम्मान। चलिए अब अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम किरदारों के अंदर आए डीप चेंजेस को समझेंगे, खासतौर पर फ्रांस और एम हैमिल के बारे में। फ्रांस के दिमाग में जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया वो वाकई कमाल का है। कुछ ही पल पहले तक वो अपनी किताबों को एक भारी बोझ और पढ़ाई को एक ऐसी मुसीबत मानता था जिससे बस किसी तरह बचना है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि आज मातृभाषा की आखिरी क्लास है, उसकी सोच बिल्कुल पलट जाती है। अचानक से वही किताबें उसे ऐसे पुराने दोस्त लगने लगते हैं जिन्हें वो अब किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। एक तरफ फ्रांस अपनी किताबों को अलग नजरिए से देख रहा है, तो दूसरी तरफ एम हैमिल का व्यक्तित्व भी बिल्कुल नया रूप ले लेता है। वो स्ट्रिक्ट मास्टर जो हमेशा अपना आयरन रूलर टेबल पर पटकते रहते थे, अचानक एक दिल टूटे हुए, बेहद धैर्यवान देशभक्त बन चुके हैं। वो अपने छात्रों को उनकी भाषा की ये आखिरी धरोहर बहुत ही शांति और प्यार से सौंप रहे हैं। अब बढ़ते हैं उन लिटरेरी थीम्स की तरफ जो इस कहानी को साहित्य और भावनाओं का इतना अद्भुत संगम बनाती हैं। इस कहानी का सबसे मुख्य विषय जो यहाँ सामने आता है वो है लिंग्विस्टिक चोविनिज्म, यानी भाषाई अंधराष्ट्रवाद। इसका सीधा सा मतलब है अपनी भाषा पर इतना अंधा घमंड करना कि आप उसे किसी हारे हुए समुदाय पर जबरदस्ती थोपने लगें। ये विषय हमें इस बात पर ऑब्जेक्टिवली सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई नेता या सरकार लोगों पर एक नई भाषा जबरदस्ती लागू करती है तो उसका उस समाज पर कैसा ऐतिहासिक असर पड़ता है। यहाँ एम हैमिल एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक यानी मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं जो सीधे दिल पर लगता है। उनका मानना है कि जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वहाँ के लोग अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, ऐसा होता है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। मातृभाषा की रक्षा को उन्होंने सीधे तौर पर आज़ादी की सबसे बड़ी बुनियाद के रूप में स्थापित किया है। और इस पॉइंट पर आकर कहानी अपने सबसे इंटेंस क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। मिस्टर हैमिल का गला पूरी तरह से भरा आया है। वो बस ब्लैकबोर्ड की तरफ घूमते हैं और अपनी आखिरी सारी ताकत लगाकर जितना बड़ा हो सके लिखते हैं वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। ये एक खामोश पर कभी ना टूटने वाले इरादे की आखिरी निशानी थी। आइए अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर,
अंतिम समीक्षा। देखते हैं कि लेखक ने हमारे आगे रिफ्लेक्शन के लिए क्या गहरे सवाल छोड़े हैं। इस एक्सप्लेनर के एंड में फ्रांस के दिमाग में आए इस ख्याल पर जरा गौर कीजिए। जब वो छत पर कबूतरों को गुनगुनाते हुए सुनता है तो सोचता है, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गाने पर मजबूर करेंगे? ये लाइन वाकई प्रवोक करने वाली है। यह सिर्फ एक बच्चे का मासूम सवाल नहीं है, बल्कि फोर्स्ड असिमिलेशन यानी जबरदस्ती अपने तौर तरीके थोपने की आखिरी हदों पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। आप इंसानों पर तो नियम लगा सकते हैं, पर क्या किसी की फितरत, उसकी प्रकृति पर भी अपने नियम थोप सकते हैं? यह सवाल अपने आप में इतना गहरा है कि आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।